हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, जहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और वो पावर्स किसी एक ऑर्गन के पास ना होके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, ताकि कोई एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन पावरफुल ना हो जाए। और इस हम जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लाइक लेजिस्लेचर, जिसका वर्क होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना। एग्जीक्यूटिव, जिसका पास पावर होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट में जुडिशरी, जो क्या करती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करता है उसको वो पनिश करती है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये तीन ऑर्गन इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो तीनों डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। और कई बार ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये तीनों पावर्स यानी रूल बनाने का पावर, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का पावर और रूल्स को ब्रेक करने के बाद उनको पनिश करने का पावर किसी एक पर्सन में या किसी एक ऑर्गन में इनसाइड नहीं होना चाहिए, या किसी एक पर्सन के पास होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो वो बहुत ही डेंजरस होगा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देगा। तो यही इसी को हम लोग पावर कह रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर कोई उनको ब्रेक करता है तो उसको पनिश करना। ये जो तीनों पावर्स है, ये पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के पास या पीपल्स के पास होनी चाहिए। और यही हमारा है पावर शेयरिंग, कि हमें ये तीनों पावर्स को क्या करना है, डिवाइडेड रखना है, किसी एक पर्सन के पास इनको कलेक्ट नहीं होने देना है। तो चलो हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। हम लोग श्रीलंका के केस स्टडी से समझेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ श्रीलंका। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन, जो कि इंडिया के सदर्न में सिचुएटेड है और तमिलनाडु से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, फ्यू किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे डोमिनेटेड नहीं, एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं रहता। यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स रहते हैं, जिनका टोटल अमाउंट ऑलमोस्ट 2 करोड़ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कम्युनिटी है वो है सिंघल स्पीकर। सिंघल क्या है, ये एक श्रीलंका में बोलने वाली लैंग्वेज है, और इसको बोलने वाली लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 74% पीपल जो हैं वो सिंगल स्पीकर्स हैं। और मोस्टली जो सिंगल स्पीकर्स पर्सन्स हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सेकंड जो ग्रुप है श्रीलंका का, वो तमिल स्पीकर का ग्रुप है, और इनका जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट पूरे श्रीलंका का 18% है। और ये जो तमिल स्पीकर हैं या तो हिंदू है या तो फिर मुस्लिम है। देन तमिल स्पीकर की बात करें तो इसमें भी डिवीज़न मिलता है हमें। क्या डिवीज़न मिल रहा है कि इसमें दो टाइप के हैं, या तो श्रीलंकन तमिल हैं जो वहाँ के नेटिव पर्सन है ना। नेटिव पीपल मतलब जो श्रीलंका के ही हैं, जो श्रीलंका में कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए, बट वो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और इनका जो पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ कहाँ पे है, तमिल स्पीकर जो श्रीलंका के नेटिव है उनका कंसंट्रेशन हमें नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है। बट वहीं पे इंडियन तमिल्स भी हैं। इंडियन तमिल्स मतलब ऐसे तमिल स्पीकर्स जो बिलोंग तो इंडिया से करते थे, बट काफ़ी टाइम पहले उनके जो फोर फादर्स थे वो श्रीलंका में माइग्रेट किए। अब वो माइग्रेशन करने के अलग अलग रीज़न थे। जैसे एक मेन रीज़न ये था कि इंडिया और श्रीलंका में ब्रिटिशर्स का ही रूल था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो इंडिया के तमिलनाडु रीजन से बहुत सारे पीपल्स को पकड़ के श्रीलंका में वहाँ पे प्लांटेशन वर्क कराने के लिए लेके जाते थे। तो इसकी वजह से वहाँ पे भी अब तमिल स्पीकर हमें मिलते हैं। ओके, देन एक छोटा सा ग्रुप है जो ऑलमोस्ट 7% है, ये है क्रिश्चियन। और इन क्रिश्चियंस में हमें तमिल्स भी मिलते हैं, तमिल स्पीकर पीपल्स भी हैं और सिंगल पीपल्स भी हैं।
तो यानी ओवरऑल हमें श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। इसमें सिंगल स्पीकर्स भी हैं, तमिल स्पीकर्स भी हैं, और ऐसे पीपल्स भी हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जो तमिल और सिंगल दोनों बोलते हैं। जो सिंगल हैं वो सिंगल स्पीकर्स हैं, वो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं। तमिल स्पीकर्स में भी दो टाइप के डिवीज़न हैं, श्रीलंकन तमिल है और इंडियन तमिल है। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? तो प्रॉब्लम हमें देखना है यहाँ से कि 1948 में जब श्रीलंका को फ्रीडम मिला, यानी ब्रिटिशर्स ने जब श्रीलंका को फ्री कर दिया, तो वहाँ पे जो सिंगल कम्युनिटीज़ के पीपल्स थे उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने देखा कि उनका पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 74% है। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर ये भी होता है कि डेमोक्रेसी में हमें वोटिंग राइट्स के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, जो जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो ऐसे केस में श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में सिंगल कम्युनिटीज़ जो है ना, सिंगल स्पीकिंग जो लैंग्वेज है ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, तो उनका वहाँ पे डोमिनेंस हो गया। और उन्होंने अपने डोमिनेंस को सिक्योर करने के लिए भी बहुत सारे मेजर्स को स्टेप लेना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग मेजोरिटेरियन मेजर्स भी कहते हैं। अब ये मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या होता है? इसका मतलब सिंपल ही होता है कि जब किसी कंट्री में एक जो मेजोरिटी ग्रुप है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए स्टेप्स लेता है, और जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उसके इंटरेस्ट को वो नहीं देखता, उनको इंटरेस्ट को प्रेफर नहीं करता। जैसे लाइक श्रीलंका के केस में हम लोग बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सिंगल कम्युनिटी जो है वो मेजोरिटी में, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए डिफरेंट स्टेप्स ले रही है, और जो माइनॉरिटी है यानी तमिल स्पीकर्स हैं और जो क्रिश्चियंस हैं उनके इंटरेस्ट को वो प्रेफर नहीं कर रही है। जैसे लाइक 1956 में सिंगल कम्युनिटी के पीपल्स ने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया कि सिंगल लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, और तमिल लैंग्वेज को उन्होंने नेगलेक्ट किया। देन सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई जिसके थ्रू सिंगल जो एप्लीकेंट्स है यानी सिंगल लैंग्वेज के जो स्पीकर्स है उनको यूनिवर्सिटी में डिफरेंट पोजीशंस मिली और गवर्नमेंट जॉब मिली। और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म को भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ना सपोर्ट देना स्टार्ट किया, और स्टेट ने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर मतलब ये जो मेजोरिटेरियन रूल हुआ, मेजोरिटेरियन मतलब रूल मतलब कि सिंगल ग्रुप जो श्रीलंका में मेजोरिटी में है, उन्होंने जो डिफरेंट पॉलिसीज़ को स्टार्ट किया और उसके थ्रू गवर्नमेंट पे और डिफरेंट गवर्नमेंट की पोजीशंस पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मेजोरिटेरियन रूल। अब इससे हुआ क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि जब सिंगल ग्रुप्स ने पूरे कंट्री पे अपना डोमिनेशन करना स्टार्ट किया, अपनी लैंग्वेज को उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, इवन बुद्धिज़्म रिलीजन को उन्होंने इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया, तो जो श्रीलंकन तमिल पीपल थे उनको एलिनेशन जैसा फील हुआ। एलिनेशन मतलब उनको लगने लगा कि हम अपने श्रीलंका में एलियन टाइप की तरह रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लैंग्वेज को, हमारे रिलीजन को कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा है। ओके, तो इट मीन्स दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by Buddhist single leaders was sensitive to their languages and culture। मतलब उनको ये फील हुआ कि श्रीलंका के जो सिंगल पीपल्स हैं, जो बुद्धिस्ट सिंगल पीपल्स हैं, उनको हमारे लैंग्वेज, हमारे कल्चर की कुछ चिंता ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं और हमारी लैंग्वेज को एकदम नेगलेक्ट कर रहे हैं। इवन उसके साथ साथ उनको ये भी फील हुआ कि हमारे को जो इक्वल पॉलिटिकल राइट है या वो नहीं मिल रहे हैं, और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किस टाइप का कि जो जॉब्स है वो सिर्फ सिंगल पीपल्स को मिल रही है, और जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी नहीं को मिल रही है, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ इसके थ्रू कि सिंगल और तमिल पीपल्स के बीच में टेंशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, जो सिंगल पीपल्स हैं और तमिल पीपल्स हैं उनके बीच में टेंशन स्टार्ट होने लग गया। क्यों? क्योंकि सिंगल पीपल्स मेजॉरिटी में है, वो अपने आप को पूरे कंट्री में डोमिनेट कर रहे हैं, और तमिल पीपल्स को अब माइनॉरिटी होने की वजह से उनको इनसिक्योरिटी फील होने लग गई, क्योंकि उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है कंट्रीज़ के
उनके ऊपर सारा का सारा डोमिनेट सिंघल पीपल ने करना स्टार्ट कर दिया है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली तमिल्स और सिंघल्स के बीच में स्ट्रगल होना स्टार्ट हो गया। तो अब इस स्ट्रगल में तमिल पीपल्स के कुछ डिमांड्स हैं। तो पहला क्या डिमांड था उनका, पहला डिमांड था कि तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का जो स्टेटस मिलना चाहिए श्रीलंका के अंदर, जैसे सिंघल लैंग्वेज को मिला। और इसके साथ साथ उनका ये भी डिमांड था कि जो रीजनल ऑटोनॉमी है, मतलब कि सारे के सारे डिसीजन जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके ऊपर ना करे, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट्स होने चाहिए कि वो अपने लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सके। और साथ ही साथ उनका एक ये भी डिमांड था कि एजुकेशन और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी तमिल पीपल्स को मिले जैसे सिंगल पीपल्स को मिल रही है। अब इसके बाद 1980s के ड्यूरेशन में ये जो मूवमेंट था तमिल्स का वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। इवन उन्होंने एक सेपरेट तमिल एलम यानी तमिल स्टेट का डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, जो नर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को, श्रीलंका के नर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को मिला के बनना था। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि ये सीन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि तमिल पीपल्स को सिंगल पीपल्स के ऊपर बिलीव नहीं था। और सिंगल पीपल्स के ऊपर बिलीव क्यों नहीं था, क्योंकि इनकी पॉलिसी ऐसी थी, सिंगल पीपल डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू पूरे कंट्री पे डोमिनेट करना चाहते थे। वो तमिल पीपल्स के लैंग्वेज को, रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, ना ही उनको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक टाइप का सिविल वॉर स्टार्ट हो गया श्रीलंका के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि सर सिविल वॉर क्या होता है। तो सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब विद इन द कंट्री दो ग्रुप्स आपस में, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स आपस में फाइट करने लग जाएं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। ओके, और वॉर क्या होता है, वॉर मतलब जब कोई बाहर का आके हमारे अंदर हम एक बाहर का पार्टी और एक अंदर का पार्टी फाइट करे तो उसको वॉर कहते हैं। बट सिविल का वॉर का मतलब वॉर विद इन द कंट्री। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि तमिल्स और सिंघल्स के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गया। उसका टेंशन का रीज़न क्या है कि तमिल्स जो है ना उनको डिस्ट्रस्ट है सिंघल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिंघल्स ने अपनी मेजॉरिटी में होने का बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा लिया है। मतलब कि सिंघल्स को पता है कि हम मेजॉरिटी में हैं और डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी के पास पावर होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वोट हैं तो वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। और जब उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद उन्हें अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, अपने रिलीजन को सपोर्ट देना स्टार्ट किया, अपने पीपल्स को गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्लेस देना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से तमिल्स के अंदर डिस्ट्रस्ट स्टार्ट हो गया। और ये डिस्ट्रस्ट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, और जो कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ सिविल वॉर के अंदर। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि बोथ ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल्स, बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़ हैव किल्ड, मतलब दोनों तरफ से, तमिल पीपल्स की तरफ से भी और सिंगल पीपल्स की तरफ से, दोनों तरफ से फाइटिंग होना स्टार्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। और अल्टीमेटली बहुत सारे पीपल्स मारे गए और बहुत सारी फैमिलीज़ ने एक अपनी उस कंट्री को छोड़ना स्टार्ट किया और दूसरी कंट्री में रेफ्यूजी की तरह उन्हें वो रहना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने उनकी जो बहुत लाइवलीहुड था वो भी ख़त्म हो गया, मतलब जितना भी उनका सहारा था जिसके थ्रू अपने वो लाइफ को स्पेंड करते थे वो सब ख़त्म हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ड्यू टू सिविल वॉर सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री हैज़ कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक। तो हमने क्या देखा कि ये जो अल्टीमेटली सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट कैसे हुआ कि सोसाइटी, कंट्री के अंदर मेनली दो ग्रुप हैं, तमिल्स और सिंघल्स। अभी तमिल्स के अंदर भी आपस में इंटर डिवीज़न है, बट अभी ऊपर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं दो टाइप के हैं। अब इसमें जो सिंघल्स हैं देवर इन अ मेजोरिटी और दे डोंट वांट टू शेयर पावर, दैट इज़ वाई सिंघल्स जो हैं उन्होंने तमिल्स के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट किया, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और दैट इज़ वाई तमिल्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। और अल्टीमेटली जब कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया तो दोनों ही ग्रुप्स ने सफ़र किया। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप सफ़र कर रहा है, दोनों ही ग्रुप सफ़र कर रहा है। तो इट मीन्स पावर, अगर ये सिंघल्स पावर शेयरिंग करते और गवर्नमेंट में सिंघल्स को भी गवर्नमेंट में तमिल्स को भी उनका शेयर देते, तो उससे
हम देखते हैं कि कंट्री को ये सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ता। तो ये जो हमने पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट था, है ना, उसको हम लोग अभी बेल्जियम के थ्रू देखेंगे कि कैसे बेल्जियम में भी श्रीलंका के जैसा ही सेम सिचुएशन था, बट बेल्जियम ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बेल्जियम। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है, और इसका जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही लिटिल, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ के अराउंड में है। और इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि ये अपना बेल्जियम जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इनसे बाउंड्री शेयर करता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि कैसे याद करें कि बेल्जियम कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो GFLN। ओके, तो G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, L फॉर लग्जमबर्ग और N फॉर नीदरलैंड। ओके, तो अब देखो इतनी सारी कंट्रीज़ के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो जो बाउंड्री वाले एरियाज़ होते हैं ना, किसी भी कंट्री के बाउंड्री वाले एरियाज़ होते हैं, जैसे लाइक ये सपोज करो एक कंट्री है और ये जितनी बाउंड्री एरिया, तो यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़ मिलेंगी जो दोनों तरफ के फीचर्स को, दोनों कंट्रीज़ की फीचर्स को अपने अंदर रखती हैं, अपने यूज टू हो जाती हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा। तो जो बाउंड्री लाइन के पीपल्स हैं वो दोनों टाइप की कल्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन अब देखो यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है ये कंट्री का, ये जो स्मॉल सी कंट्री है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, बट इसने स्मॉल कंट्री में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना। श्रीलंका से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है। जैसे लाइक अगर हम लोग ओवरऑल बेल्जियम का ओवरव्यू लें, ओवरऑल मतलब कि ओवरऑल बेल्जियम में कितने टाइप के पीपल्स रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, तो हम लोग देखेंगे कि 59% जो हैं पीपल वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और वो जिस एरिया में रहते हैं उनको हम लोग फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। ओके, और फिर 40% जो हैं वो फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और वो जिस रीजन में रहते हैं उनको हम लोग वेलोनिया रीजन बोलते हैं। और 1% पीपल ऐसे हैं जो बेल्जियम में जो जर्मन बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। इट मीन्स विद इन दी बेल्जियम हमें फ्रेंच पीपल भी मिल रहे हैं, डच पीपल भी मिल रहे हैं, और जर्मन पीपल भी मिल रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग पीपल मिल रहे हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो हमने एथनिक कंपोजिशन पढ़ा ना, ये ओवरऑल बेल्जियम का है। ओके, अगर हम पूरे ओवरऑल बेल्जियम का निकालेंगे, जैसे देखो ये मैप है, तो ये पूरा बेल्जियम का मैप है। तो इसमें जो येलो वाला पार्ट है ना, ये फ्लेमिश यानी डच स्पीकिंग एरिया है, यहाँ पे सारे के सारे डच स्पीकिंग एरिया है। और ये जो ऑरेंज वाला एरिया है वेलोन एरिया, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, और ये जो साइड में है ना ये वाला एरिया, दिस इज़ द जर्मन स्पीकिंग पीपल। ओके, तो इतना छोटा सा एरिया है, उसके अंदर सब के सब पीपल्स मिल रहे हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ओवरऑल अगर बात करोगे तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो माइनॉरिटी में, उनका नंबर कम है क्योंकि वो 40% है, डच स्पीकिंग 59% है ओवरऑल बेल्जियम में। बट इवन फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में, बट वो इकोनॉमिकली बहुत रिच है। ओके, इकोनॉमिकली बहुत रिच है और पावरफुल भी हैं। तो उसका वजह से ना डच स्पीकिंग पीपल्स में जो कम्युनिटी है उनके अंदर बहुत ही उनके अंदर ना फ्रेंच पीपल के लिए जेलिस है। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, है ना। और डच स्पीकिंग पीपल में जो एजुकेशन था और जो डेवलपमेंट के इफ़ेक्ट थे ना, वो फ्रेंच पीपल के बाद में, मतलब डच पीपल फ्रेंच पीपल से थोड़े से बैकवर्ड है। दैट इज़ वाई डच पीपल फ्रेंच पीपल से जेलिस फील करते हैं। ओके, तो अब हमने ये पढ़ा था ओवरऑल बेल्जियम का केस। ओके, बट अब हम जो केस पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ का पढ़ रहे हैं कि ब्रुसेल्स के अंदर किस टाइप का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलो देखते हैं। तो अब एथनिक कंपोजिशन ऑफ ब्रुसेल्स, इससे पहले वाला क्या था, वो ओवरऑल बेल्जियम का था, बट अब ये सिर्फ कैपिटल एरिया, कैपिटल रीजन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख रहे हैं। तो कैपिटल रीजन में जस्ट अपोजिट है, मतलब कि अगर ओवरऑल बात करें बेल्जियम में तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी में, उनका सिर्फ 40% है। बट अगर बेल्जियम का बात करें, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स का बात करेंगे, तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल्स है ना वो 80% है, और डच स्पीकिंग पीपल जो है वो ओनली 20% है। मतलब कैपिटल में डच माइनॉरिटी में है और फ्रेंच मेजॉरिटी में। और अगर ओवरऑल बात करें बेल्जियम का, तो वहाँ पे डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में। तो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना बेल्जियम के सोसाइटी में, बेल्जियम के कंट्री में, वो हम लोग देख रहे हैं।
तो अल्टीमेटली क्या है कि द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो डच मेजोरिटी में ब्रुसेल्स के अंदर, सॉरी बेल्जियम के अंदर, बट जब कैपिटल की बात कर रहे हैं तो वहाँ वो माइनॉरिटी में। अब ये क्या है, एक टाइप का स्पेशल प्रॉब्लम हो गया, ओके, कि हम कंट्री के अंदर तो मेजोरिटी के अंदर है बट कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में है ना। तो इससे डच पीपल्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, मतलब वो जेलस फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कैपिटल रीजन में तो, बिकॉज मैंने बताया कि फ्रेंच पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा रिच भी हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, तो डच को इसलिए भी ज़्यादा जेलस होता था कि ये जो पीपल्स हैं जो पूरी कंट्री में तो माइनॉरिटी में है बट इन्होंने कैपिटल एरिया में अपना कंट्रोल कर रखा है, ओके। तो अब ये जो जेलस है ना, ये जेलस की वजह से हमने देखा कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ था। वहाँ पे सिंघल और तमिल पीपल्स के बीच में टेंशन चल रहा था और सिंघल पीपल्स पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे तमिल के साथ। वो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गन्स हैं, पावर्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। दैट इज़ वाई वहाँ का जो जेलस था ना उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, सिंगल कम्युनिटी का तमिल पीपल्स के लिए, वो उनको सिविल वॉर की तरफ लेके गया। अब बट बेल्जियम पीपल्स ने ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी का जो का बीच का जो टेंशन है उसको अपने तरीके से सॉल्व किया और बहुत ही परफेक्ट तरीके से सॉल्व किया। तो चलो देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आया उसको कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब बेल्जियम के पीपल्स ने एक्सेप्ट किया कि कंट्री के अंदर कुछ ग्रुप माइनॉरिटी में हैं और कुछ ग्रुप मेजोरिटी में, और दोनों का ही कल्चर, दोनों के ही जो सिस्टम है, दोनों के ही जो पीपल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। किसी एक लैंग्वेज को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, सभी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दिया। जैसे लाइक एग्जांपल, ये देखो ये साइन बोर्ड है यहाँ पे, ये साइन बोर्ड में क्या है, ये साइन बोर्ड में हमें स्ट्रीट का नेम मिल रहा है। ये स्ट्रीट का नेम क्या है, डच लैंग्वेज में भी है और फ्रेंच लैंग्वेज में भी है ना। तो अभी देखो बेल्जियम पीपल ने क्या किया कि उनको पता है कि फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में है बट उसके बाद भी वो उसकी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये चीज़ हमें श्रीलंका में देखने को नहीं मिल रही थी। वहाँ पे श्रीलंका में क्या गया, सिंगल पीपल्स ने अपनी लैंग्वेज को, सिंगल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया था। बट बेल्जियम पीपल क्या कर रहे हैं, वो दूसरे कल्चर को, दूसरे की लैंग्वेजेस को, जो पीपल वहाँ पे लिव रहते हैं फ्रेंच पीपल, उनकी कल्चर को, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और देन बिटवीन 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an agreement that would enable everyone to live together within the same country। मतलब उन्होंने चेंजेस लेके आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे, मतलब जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, जिसको कोई इजीली चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, फंडामेंटल रूल में ही चेंज कर दिया। और उसके थ्रू उन्होंने इस टाइप का अरेंजमेंट किया कि दोनों ग्रुप यानी डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक साथ रहे, ओके। अब उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट अरेंजमेंट ये किया कि जो वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे के पूरे बेल्जियम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख रहा है ना, जैसे लाइक इंडिया में हमारा पार्लियामेंट देखता है। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि जो डच स्पीकिंग पीपल है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनके जो मिनिस्टर्स होंगे उनके नंबर सेम होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग थ्रू आउट दी बेल्जियम बात करेगा, जैसे देखो ये, तो थ्रू आउट दी बेल्जियम ने क्या देखा था कि यहाँ पे बेल्जियम में डच का नंबर ज़्यादा है और फ्रेंच का नंबर कम है, बट फिर भी डच ने क्या किया, पावर को शेयर किया। उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स को 50% शेयर दिया। इवन वो जानते हैं कि डच का नंबर ज़्यादा है, डच मेजोरिटी में और फ्रेंच माइनॉरिटी में, बट उन्होंने पावर को शेयर किया, ओके। मतलब उन्होंने पावर को शेयर करके फ्रेंच पीपल को रिस्पेक्ट दिया। इवन उन्होंने कुछ ऐसे लॉज भी बनाए जिनमें उन्होंने ये दिया कि अगर जो मेजोरिटी मेंबर्स है, मेजोरिटी मेंबर डच पीपल है ना, मेजोरिटी मिनिस्टर मतलब डच पीपल्स, तो अगर वो अकेले चाहें तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में उनको सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप को, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब जो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, उनका सपोर्ट उनको लेना ही पड़ेगा, वो अकेले चेंज नहीं कर सकता है। तो इट मीन्स अगेन डच पीपल्स ने उनको रिस्पेक्ट दिया कि हम अपने
बिकॉज वी आर इन मेजोरिटी, बट फिर भी हम लोग सेपरेटली या अकेले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट पे, मतलब एक गवर्नमेंट है जो पूरे बेल्जियम के उसको देख रही है, और बेल्जियम के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं। ओके, बेल्जियम के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो ये जो स्टेट्स हैं ना, ये जो स्टेट्स हैं ये कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। इसको हम लोग इंडिया के एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक हमारा गवर्नमेंट है इंडिया के लेवल का, जिसको प्राइम मिनिस्टर लीड करते हैं। ओके, और सेम टाइम पे इंडिया के अंदर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, जैसे लाइक उत्तर प्रदेश का स्टेट है, वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर है, मणिपुर का स्टेट है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। तो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर या उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपने एरिया में फ्रीडम है उनको, वो अपने एरिया में अपने आप से रूल्स एंड रेगुलेशंस को या अपने डिसीजंस को ले सकते हैं विदाउट दी अंडर प्रेशर या विदाउट द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सेम थिंग में बेल्जियम पीपल्स ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रखा। ओके, और यही चीज़ वहाँ के मतलब यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दी है कि जो रीजनल सरकमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पीपल रूल कर सकते थे स्टेट के अंदर। ओके, अब देन हम लोग देखते हैं, ये तो उन्होंने सेटअप किया एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड सेंटर। ओके, पूरे बेल्जियम के लिए, बट सेम टाइम पे हमने देखा था कि वहाँ का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स में सिचुएशन अलग है। ब्रुसेल्स में क्या सिचुएशन अलग है कि ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स है ना, वो मेजोरिटी में, और डच पीपल माइनॉरिटी में। मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करेंगे तो डच जो है उनका मेजोरिटी में। बेल्जियम के अंदर अगर कंप्लीट बेल्जियम का बात करेंगे तो वहाँ पे डच ज़्यादा है, बट अगर हम लोग बेल्जियम का कैपिटल में जाएंगे ना तो वहाँ पे डच का नंबर कम है। ओके, तो उन्होंने ब्रुसेल्स में क्या किया, ब्रुसेल्स में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ब्रुसेल्स के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनेगा, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया, और सेपरेट गवर्नमेंट बनाने के बाद भी डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब दोनों के मिनिस्टर सेम हुए। यानी अगेन यहाँ पे अब फ्रेंच पीपल्स ने अपना दिल खोल दिया। मतलब अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो वहाँ डच पीपल्स ने फ्रेंच पीपल्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था, और जब कैपिटल में बात आया तो फ्रेंच पीपल ने डच पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। तो इट मीन्स अब कैपिटल लेवल पे फ्रेंच पीपल्स ने पावर को शेयर किया किसके साथ, डच पीपल के साथ। तो यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमें श्रीलंका के अंदर एब्सेंट दिखता है। वहाँ पे सिंगल पीपल्स पावर को शेयर नहीं करना चाह रहे थे, बट यहाँ पे डच पीपल्स एट द सेंट्रल लेवल और फ्रेंच पीपल एट द कैपिटल लेवल अपनी पावर को दूसरी कम्युनिटी के साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की डाइवर्सिटी को, लैंग्वेज को और कस्टम को एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने माना है कि अगर हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा कंट्री भी डेवलप नहीं कर पाएगा। ओके, तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. Okay, then next करते हैं, और next और last apart from central and state government, मतलब एक गवर्नमेंट है पूरे बेल्जियम के लेवल पे, ओके, और एक गवर्नमेंट है स्टेट के लेवल पे, मतलब बेल्जियम के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उसके लेवल पे, ओके, और एक गवर्नमेंट है ब्रुसेल्स के अंदर जो उनका कैपिटल एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट है। ओके, अब ये तीन टाइप की गवर्नमेंट होगी, मतलब सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ब्रुसेल्स यानी कैपिटल के लेवल पे। अब एक गवर्नमेंट और वहाँ पे जिसको हम लोग वो लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मीन्स डच पीपल जितने भी हैं ना बेल्जियम के अंदर, उनका एक अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच पीपल्स का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जर्मन पीपल्स का अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट है। मतलब अगर एक जर्मन पर्सन यहाँ रह रहा है, ओके, एक जर्मन पर्सन यहाँ, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, अगर एक जर्मन पर्सन ये सेक्शन में रह रहा है और एक जर्मन पर्सन यहाँ रह रहा है और एक जर्मन पर्सन यहाँ रह रहा है, ओके, तो ये तीनों जर्मन पर्सन
एक ही कम्युनिटी के गवर्नमेंट के मेंबर हैं। मतलब सब जितने भी स्पीकिंग ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज ग्रुप हैं, सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन सब ने क्या किया, पावर को आपस में शेयर कर लिया। ओके, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करती है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की केस स्टडी में हमने देखा कि दोनों का पावर शेयरिंग के कंसेप्ट में अलग अलग बिलीफ है और उसका इम्पैक्ट हमें उनकी कंट्री में दिखता है। हमने श्रीलंका में देखा कि वो सिविल वॉर को फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कहाँ पे है, वो बेल्जियम में। अब दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका का। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल only by respecting the feelings and interest of different communities and regions। तो एट द सेंटर लेवल हमने देखा था कि डच स्पीकिंग पीपल्स ने फ्रेंच का रिस्पेक्ट किया और उनको 50% सीट्स दिया। एट द सेम टाइम ब्रुसेल्स के अंदर जहाँ पे फ्रेंच पीपल्स का नंबर ज़्यादा था, बट उन्होंने डच स्पीकिंग पीपल्स का रिस्पेक्ट किया और उनको 50% सीट्स दिया। ओके, और इसी टाइप का जो रियलाइजेशन था, म्यूचुअल रियलाइजेशन था, इसने क्या किया, पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से बेल्जियम में कोई भी सिविल वॉर या टेंशन स्टार्ट नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में जो सिंगल लीडर्स थे, सिंगल स्पीकिंग पीपल्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट पे अपना डोमिनेशन को स्टैब्लिश करना चाहा और दैट इज़ वाई उन्होंने तमिल पीपल्स के साथ पावर को शेयर करने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली कंट्री का जो यूनिटी है, कंट्री का जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर था और जो स्टेटस था वो सफ़र किया और दोनों ही ग्रुप ने अल्टीमेटली सफ़र किया। ओके, कि पावर शेयरिंग से रिलेटेड कौन कौन से नोशंस अभी तक एग्जिस्ट करते थे और कैसे इन नोशंस में चेंज आया। बट उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे नोशन का मतलब क्या है। नोशन का मतलब बिलीफ। ओके, कि पीपल्स जब पहले पावर शेयरिंग के बारे में सुनते थे या बात करते थे तो वो कौन से बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट होते थे, मतलब उनका क्या मानना था पावर शेयरिंग को लेके। तो अगर हम लोग एंशिएंट मिडिवल टाइम की बात करेंगे, जब हमारे और नॉट इवन इंडिया बल्कि आउटसाइड इंडिया यूरोपियन कंट्रीज़ में किंगडम्स थे, राजा थे, मोनार्क थे, तो वो उस टाइम पे पावर शेयरिंग को लेके उनका बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट था। वो हमेशा इसके अपोज में ही रहते थे कि पावर शेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज इन अपोजिशन द नोशन ऑफ अनडिवाइडिंग पॉलिटिकल पावर। मतलब मोनार्क जो हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर चाहते थे, वो अपनी पावर में किसी टाइप का भी डिवीज़न नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पावर पे उनका कंट्रोल हो। तो ऐसे टाइम पे जब पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आया तो वो एकदम मोनार्की के अगेंस्ट में था। जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में मॉन्टेस्क्यू का बारे में पढ़ा है, जिसने सेपरेशन ऑफ पावर दिया है। उसने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स है, यानी रूल्स को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना और पनिश करने का पावर, ये तीनों पावर्स किसी एक पर्सन के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसका सेपरेशन होना चाहिए। तो ये भी एक टाइप का पावर शेयरिंग का एग्जांपल है कि किसी एक पर्सन के अंदर पावर नहीं होनी चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट आया पावर शेयरिंग का, ये कंसेप्ट मोनार्की के अगेंस्ट था और मोनार्की को इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसीलिए वो पावर शेयरिंग के जो कंसेप्ट है ना, उसको उसके अगेंस्ट अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिफेंड करने के लिए डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ को वो प्रोपोगेट करते हैं। जैसे लाइक उनका बिलीव, उनको वो सोचते थे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेट एट वन प्लेस, है ना। तो वो हमेशा यही चाहते थे कि जो पावर है वो किसी एक पर्सन के कंट्रोल में रहे या एक ग्रुप कुछ पीपल्स के ग्रुप के पीपल्स में कंट्रोल में रहे। कि इससे क्या होता है कि उनका बिलीव था कि अगर पावर्स को हम डिस्पर्स करेंगे, डिस्पर्स मतलब उसको डिवाइड करेंगे, तो इससे जो डिसीजंस लेने में ना बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बहुत ही ज़्यादा देरी होगी। और इसीलिए वो
पावर शेयरिंग को बहुत ख़राब मानते थे। तो ये हमारा पावर शेयरिंग का इनिशियल में नोशन था। पीपल्स ये सोचते थे कि पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, देन बट आफ्टर सम टाइम ये जो पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है ना, उसमें चेंज आया। और उसमें जो चेंज आया वो हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही डिफरेंट स्कॉलर्स ने इस आइडिया को सोसाइटी के सामने या फिर अपने आर्टिकल्स के थ्रू पीपल्स को बताना स्टार्ट कर दिया था। और उससे जो मोनार्की थी उनको चैलेंज भी मिलने लगा। और ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लास्ट क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ चुके हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू जो मोनार्की की एब्सोल्यूट पावर थी उसको भी चैलेंज किया और उसकी जगह पे डेमोक्रेसी लेके आए। तो अल्टीमेटली क्या आया कि जब मोनार्की को डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ने चैलेंज किया तो डेमोक्रेसी ने ये भी प्रोपाउंड किया कि जो सारा का सारा पावर का सोर्स है वो किंग नहीं है, वो पीपल्स है, कंट्री के पीपल्स हैं। कंट्री के पीपल्स के अंदर ही पावर होता है, ना कि राजा के अंदर। तो जब कंट्री के पीपल्स में पावर है तो अल्टीमेटली पीपल्स को ही डिसीजंस लेने का राइट होना चाहिए। और वहीं से हमारे कंसेप्ट निकल के आता है सेल्फ गवर्नमेंट, यानी पीपल्स अपने ऊपर खुद ही रूल करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ पीपल यानी डेमोक्रेसी। और इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं गवर्नमेंट कंट्री से रिलेटेड या पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, उसके अंदर हर पर्सन का अपना अपना एक शेयर होता है और सिटीज़न का अपना अपना एक रोल होता है, जिसके थ्रू वो अपने डिसीजंस को एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मोनार्की की तरह कि अभी मोनार्क ने या किंग ने अपनी तरफ से जो कह दिया, अगर उसने बोल दिया कि हमें ऑस्ट्रिया पे अटैक करना है, हमें जर्मनी पे अटैक करना है तो अटैक करना है, नहीं। इसके ये पॉलिसी में भी, ये डिसीजंस मेकिंग में भी पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी जो पीपल पार्टिसिपेट करेंगे वो डजेंट मैटर कैसे करेंगे, वो बात की बात है। जैसे कई जगह पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे पीपल्स खुद डिसाइड करते हैं कि कंट्री में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट कुछ जगह पे रिप्रेजेंटेटिव टाइप की डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे पीपल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लेते हैं और उनको अपनी पावर दे देते हैं। तो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। तो आपने देखा कि कैसे पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा टाइम के बाद चेंज हुआ। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसी को हम लोग दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग करने से होता क्या है। ओके, तो इसके हमारे पास दो रीज़न है, एक है प्रूडेंशियल रीज़न और एक है मॉरल रीज़न। तो सबसे पहले हमें प्रूडेंशियल का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय प्रूडेंशियल। अगर ये नहीं पता होगा प्रूडेंशियल का मतलब क्या है तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को मगअप करेंगे। ओके, तो प्रूडेंशियल का जो मीनिंग होता है उसका मतलब सिंपल ये है कि कोई भी ऐसा काम जिसको हमने सोच समझ के उसके प्लस माइनस देख के किया हो और हमें पता है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं वो एकदम सही है और हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या है कि जो है पावर शेयरिंग, जो हम ये पावर शेयरिंग कर रहे हैं उसके बेटर आउटकम्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोच समझ के किया जाने वाला काम है। जैसे हम लोग क्या किए, हम लोगों ने पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया है ना, कि कोई एक पर्सन रूल्स को बनाएगा और कोई एक पर्सन उसको इम्प्लीमेंट करेगा और किसी एक पर्सन में या ग्रुप ऑफ पीपल में उनकी पावर होगी कि वो पीपल्स को पनिश करेंगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करेंगे। तो हमने ये सोच समझ के किया। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये तीनों पावर किसी एक पर्सन के अंदर नहीं आई और वो कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया प्रूडेंशियल रीज़न और ये इसको हमने सोच समझ के किया, इसीलिए इसके बेटर आउटकम्स निकलेंगे। अब देखते हैं पावर शेयरिंग कैसे बेटर आउटकम्स लेके आती है। तो अगर हम लोग, आपको याद है श्रीलंका का एग्जांपल, तो वहाँ पे सिंघल पीपल्स ने तमिल पीपल्स के साथ पावर को शेयर नहीं किया था। दैट इज़ वाई उनकी कंट्री में क्या हो गया, डिफरेंट दो से ज़्यादा जो सोशल ग्रुप्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। और जब सोशल कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ तो वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया और उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया कंट्री के अंदर। ओके, तो अल्टीमेटली क्या हुआ
कि अगर वो लोग पावर शेयरिंग करते, मतलब जैसा बेल्जियम में डच पीपल और फ्रेंच पीपल ने पावर शेयरिंग किया, तो उसकी वजह से उनकी कंट्री में स्टेबिलिटी आया और पॉलिटिकल ऑर्डर भी स्टेबल हुआ। बट ये चीज़ श्रीलंका के पीपल्स ने नहीं किया, सिंगल पीपल्स ने पावर शेयर नहीं किया, उन्होंने तमिल पीपल्स के साथ पावर शेयर नहीं किया, और अल्टीमेटली क्या हुआ, सिंगल पीपल्स का उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई। और उसका सबसे अगर हायर पीक पे लेके जाए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, तो हम देखते हैं कि अल्टीमेटली मेजोरिटी जो थी ना, मेजोरिटी कम्युनिटी थी यानी सिंगल कम्युनिटी, उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को टेंशन देना स्टार्ट किया और अल्टीमेटली जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसने कंट्री की यूनिटी को डिस्टर्ब किया। जैसे हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने एक न्यू तमिल एलम यानी तमिल स्टेट की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी। तो एक तरीके से उन्होंने नेशन की यूनिटी को ही चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी पावर को शेयर नहीं किया था। ओके, देन अब हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हम देखेंगे कि कौन से मॉरल रीजंस है। अभी हमने देखे थे कि प्रूडेंशियल रीजंस क्या थे, अब पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट करने के अब हमारे पास है मॉरल रीजंस कि हम क्यों पावर शेयरिंग को करें, है ना, उसके मॉरली क्या है। तो फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि ये जो पावर शेयरिंग का जो मॉरल रीज़न है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में पावर को शेयरिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, जहाँ पे पीपल्स रूल कर रहे हैं, पीपल्स डिसीजन ले रहे हैं, डजेंट मैटर वो खुद ले रहे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं। तो अगर पीपल्स का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में है तो उससे डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। यानी पावर शेयरिंग करने से क्या होगा, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी और वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ओके, और देन सेकंड थिंग, पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तब तो ये तो मॉरल है, मॉरल ड्यूटी हो गया ना कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है रूल ऑफ पीपल, और जब रूल ऑफ पीपल है तो हमें गवर्नमेंट में या डिसीजंस में पीपल का पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट है, और नेक्स्ट टू लास्ट, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम। मतलब अगर हम पीपल्स के साथ पावर शेयरिंग करेंगे तो वो पावर शेयरिंग के थ्रू हम पीपल्स का गवर्नमेंट में या सिस्टम में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे, और जब पीपल्स का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में इंश्योर हो जाएगा तो उससे गवर्नमेंट और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कंट्री की जो यूनिटी है वो भी स्ट्रेंथन होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो फेडरल इसके पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब कि कैसे पावर को हम अलग अलग तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं। इसके डिफरेंट लेवल होते हैं। तो पहला लेवल है कि हम लोग पावर को शेयर कर सकते हैं ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के हमें पता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग वर्क दिया है। तो यही पावर शेयरिंग है कि तीनों ऑर्गन्स के पास अलग अलग पावर हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव के पास, लेजिस्लेटिव के पास पावर है रूल्स रेगुलेशंस को बनाने का, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशरी के पास पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करने वाले को पनिश करने का। तो इट मीन्स ये जो पावर शेयरिंग है इसने क्या किया, ये तीनों इंस्टीट्यूशन को एक सेम लेवल पे रखा है, और सेम लेवल पे रखने के साथ साथ ये डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है। अब जब ये सेम टाइम पे एक ही लेवल पे हैं तो ये तीनों ही एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करती है। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये एक दूसरे को अपनी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने से भी रोकती है, और इसी को हम लोग चेक एंड बैलेंस करते हैं। और ये डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस को और हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि कैसे ये एक्सरसाइज होता है इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि डेमोक्रेसी में हम कैसे रूल करते हैं, या तो डायरेक्ट
रूल करते हैं पीपल्स, या पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं। तो जब पीपल के रिप्रेजेंटेटिव यानी रिप्रेजेंटेटिव टाइप की डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर के अंदर पीपल्स नॉमिनेट होके या फिर इलेक्ट होके आते हैं। मेजर जो पार्ट होता है वो इलेक्ट होके आने वाले रिप्रेजेंटेटिव का होता है। उसी में जिसके पास मेजॉरिटी होती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है और उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर्स होते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को यूज़ करते हैं, बट अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब उन्होंने जो भी काम किए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उसको लेके वो अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट में उनसे, या स्टेट असेंबली में अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी उनके ऊपर चेक या उनको चेक कर सकते हैं या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो जो जजेस हैं, जजेस का अपॉइंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू होता है, बट उसके बाद भी जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजंस हैं या जो उनके थ्रू उन्होंने जो लॉज को इम्प्लीमेंट किया है उसको चेक करती है। अगर कोई ऐसा लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको वो कैंसिल भी कर सकती है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस। मतलब इंस्टीट्यूशंस ये जो है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही एक दूसरे की पावर को चेक करती हैं कि कहीं कोई इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो पावर शेयरिंग का एग्जांपल है या फॉर्म है वो है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। मतलब अगर हम किसी भी कंट्री में देखें तो वहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है, स्पेशली इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होता है, एक स्टेट लेवल की एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उसकी मिनिस्टर काउंसिल, जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेम टाइम पे हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं और स्टेट्स के अंदर भी बहुत सारे इन स्टेट्स में हमारे गवर्नमेंट्स फॉर्म होती है, जिसको हम लोग स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में काम करती है, वो सेंट्रल लेवल के यानी कंप्लीट इंडिया के लेवल के जो डिसीजंस होते हैं या जो पॉलिसीज़ होती है उनको बनाती है, और वहीं स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एरिया के लिए यानी जो एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करती है। इसी को हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं, और इस फेडरलिज्म को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो डोंट टेंशन इसके लिए, है ना। तो यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली लेज डाउन द पावर बिटवीन सेंट्रल यूनियन एंड स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से डिस्कस किया है कि कौन कौन से इश्यूज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट वर्क करेगी और कौन कौन से इश्यूज़ पे स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूज़ करेगी। तो ये एक टाइप से पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट को किस किस एरिया में वर्क करने का पावर है और स्टेट गवर्नमेंट को किस किस एरिया में वर्क करने का पावर है। अब इसी सीरीज़ में इंडिया के अंदर एक थर्ड लेयर की भी गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया है, जिसको हम लोग पंचायती गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके बारे में आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ ये अपने लेवल पे, मतलब म्यूनसिपैलिटी लेवल पे या पंचायत लेवल पे डिसीजंस को मेक करती है और उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाती है। ओके, देन अब नेक्स्ट है हमारा सोशल ग्रुप के लेवल पे। मतलब हम लोग पावर को सोशल ग्रुप्स के लेवल पे भी करते हैं। जैसे लाइक अगर हम लोग एग्जांपल देखें श्रीलंका का, तो वहाँ पे 2 मेजर ग्रुप थे, तमिल्स थे और सिंघल्स थे, और दोनों में एक इशू था कि सिंघल्स अपनी पावर को या जो मेजॉरिटी की पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे माइनॉरिटी के साथ, तभी उनके बीच में टेंशन होना स्टार्ट हुआ था। और बेल्जियम पीपल्स ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से टेकल किया और उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स के, सोशल ग्रुप्स के बीच में, डच, फ्रेंच और जर्मन के ग्रुप के बीच में पावर को शेयर किया और अपनी कंट्री को यूनाइटेड किया। तो हम इंडिया के लेवल पे भी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, जैसे लाइक ग्रुप्स को क्या करते हैं, पावर्स को
शेयर करते हैं। जैसे लाइक इंडिया में हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इलेक्शन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर दिया है कुछ स्पेशल ग्रुप्स के लिए, जैसे लाइक एससी कैटेगरी के लिए या फिर एसटी कैटेगरी के लिए या फिर विमेंस के लिए, है ना। विमेंस के लिए तो ये पंचायत लेवल पे या लोकल लेवल पे रिजर्वेशन है। स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं है। बट अल्टीमेटली ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी इसको रिजर्व किया है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट के लिए, उसका मेन फंडा यही है कि जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है वो भी इलेक्ट होके पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर आ पाएँ, ताकि उनके साथ भी पावर शेयर करें, ताकि जब वो उनके साथ पावर शेयर होगी और पार्लियामेंट के अंदर ऐसे सोशल ग्रुप भी आएंगे जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो उनका नहीं हो पाता, जिससे की वजह से वही तमिल वाला केस भी इंडिया के अंदर आता कि जैसे तमिल पीपल्स के साथ सिंगल पीपल्स ने पावर को शेयर नहीं किया, अगर इंडिया के अंदर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं होती तो यहाँ पे भी एससीज एसटीज़ या फिर अदर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, और उसकी वजह से वो भी एक टाइप से एलिनेटेड फील करते और सोशल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ होता। तो इंडिया के अंदर सोशल अमंग द सोशल ग्रुप्स के में भी पावर शेयरिंग का एक एग्जांपल हमें मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होता है। तो देखो इसका सिंपल फंडा ही कैसे होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन किस लिए? कि इलेक्शन के टाइम पे कौन विन करेगा। ओके, तो इस टाइप का जो कंपटीशन है ना, वो ये इंश्योर करता है कि जो पावर है ना वो किसी एक पर्टिकुलर हैंड में नहीं रहेगा। आज किसी के हैंड में है तो 5 ईयर के बाद वो पावर शिफ्ट हो जाती है। तो ये भी एक टाइप का पावर को शेयर करने का तरीका है कि एवरी 5 ईयर में या एवरी 10 ईयर में या आफ्टर इलेक्शन वो पावर शिफ्ट होकर दूसरे के पास चली जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास या प्रेशर ग्रुप के पास वो कंसाइज नहीं है। ओके, तो सिमिलरली और इसी तरीके से हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी का एक फंडा ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिले। तो ऐसे टाइम पे उनको जब गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है तो वो अपने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंस करते हैं। अलायंस करने के बाद मतलब वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मेजोरिटी को शो करते हैं पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो जब वो किसी गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ कोलिजन कर रहे हैं या फिर उनके साथ फ्रेंडशिप करके गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो वो भी एक टाइप से पावर शेयरिंग का एक तरीका है, क्योंकि कोई भी कोलिजन करते टाइम पे अपनी कोई ना कोई डिमांड रखेगा, उससे ये भी पावर शेयर होता है। अब डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जैसे ट्रेडर्स के ग्रुप हैं, बिजनेसमैन के ग्रुप हैं या इंडस्ट्रीज के ग्रुप्स हैं या फार्मर्स के ग्रुप हैं, ये भी प्रेशर बिल्ड करते गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर तुमने हमारी पॉलिसीज़ हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ नहीं फ्रेम की तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में तुमको वोट नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो गवर्नमेंट में हैं या जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो इन इंटरेस्ट ग्रुप के या ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और अदर जो सोशल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसी को मेक करते हैं। तो ये भी एक टाइप का एग्जांपल हमारे पास जिसमें वो ये जो ग्रुप्स हैं वो पावर को शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं और आप आगे भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और इसमें हम लोग देखेंगे